दोस्तों 0 to 1 के 12वें चैप्टर में पीटर थिल ने एआई, ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी है। पीटर थिल कहते हैं कि समय के साथ कई इंडस्ट्रीज की ग्रोथ फ्लैट होती गई है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री हमेशा से तेजी से ग्रोथ करती आई है। आज दुनिया में करोड़ों लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, जिसमें पुराने ज़माने के उन कंप्यूटर से भी 1000 गुना ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर है जिन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक भेजने में मदद की थी। और लोग आज इन छोटे पॉकेट साइज डिवाइसेस की मदद से दुनिया भर की नॉलेज ले सकते हैं। अब अगर मूर्स लॉ ऐसे ही सही होता रहा तो आने वाले वक्त में कंप्यूटर्स और भी ज़्यादा पावरफुल बनते जाएंगे। आज के कंप्यूटर्स ऑलरेडी इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो ज़्यादातर लोगों से अच्छा काम कर सकते हैं। 1997 में IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया था। फिर 2011 में IBM के वॉटसन कंप्यूटर ने केन जेनिंग्स को हरा दिया, और गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो कैलिफोर्निया में चलती ही हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आने वाले वक्त में कंप्यूटर्स और भी ज़्यादा काम कर पाएंगे, और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि आज से 20-30 सालों बाद इंसानों के पास कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए। VCs का भी यही मानना है कि सॉफ्टवेयर इस दुनिया को खा रहा है, और अगर कोई अपनी कंपनी में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है तो उसे इंसानों को निकाल देना चाहिए। फ्यूचरिस्ट ऐसा ही फ्यूचर चाहते हैं जिसमें कंप्यूटर ही सब कुछ कर दे। तो वहीं दूसरी तरफ ल्यूडाइट्स घबराए हुए हैं कि कंप्यूटर एक दिन उनको रिप्लेस कर देगा, तो वो चाहते हैं कि हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाए ही ना। लेकिन असलियत में दोनों ही गलत हैं। कंप्यूटर्स इंसानों की मदद करने के लिए बनाए गए थे, उन्हें रिप्लेस करने के लिए नहीं। और आने वाले समय में वही बिजनेसेस सबसे बड़े बनेंगे जो इंसानों को और प्रोडक्टिव और ताकतवर बनाएंगे, वो नहीं जो उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। 20 साल पहले अमेरिकन वर्कर्स को डर लगता था कि मैक्सिकन्स उनकी सारी नौकरियां खा जाएंगे, क्योंकि मैक्सिकन्स कम सैलरी पे भी काम करने को तैयार हो जाते थे। उनका डरना जायज़ भी था, क्योंकि इंसान एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स नहीं, क्योंकि इंसान ही हैं जो आपस में जॉब्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करते हैं, कंप्यूटर्स नहीं करते। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कम पैसे के लिए कोई भी रिपीटेटिव काम करने को तैयार हो जाते हैं, और ये लोग आपस में ना सिर्फ लेबर सप्लाई करने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, बल्कि ये सब सेम रिसोर्सेज भी चाहते हैं। सबको अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के अलावा एक अच्छी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप कंप्यूटर्स के बारे में सोचिए। कंप्यूटर्स इंसानों से बिल्कुल अलग होते हैं। जहां एक इंसान सोच सकता है, प्लान्स बना सकता है और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में फैसले ले सकता है, कंप्यूटर्स ऐसा नहीं कर सकते। कंप्यूटर्स सिर्फ डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। असलियत में कंप्यूटर्स और ह्यूमंस दोनों अलग अलग तरीके के कामों के लिए बने हैं, और ये चीज़ आप गूगल के प्रोजेक्ट कंप्यूटर फॉर ह्यूमंस में भी देख सकते हैं। 2012 में गूगल का एक सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि उसने YouTube पे 1 करोड़ थंबनेल्स को स्कैन करके ये पता लगाना सीख लिया था कि एक बिल्ली कैसी दिखती है। वो सुपर कंप्यूटर 100 में से 75 बार सही होता था, जो अच्छा था तब तक जब तक आपको ये ना याद आए कि ये काम तो एक 4 साल का बच्चा भी आराम से कर सकता है। तो जहां एक तरफ एक सस्ता सा लैपटॉप बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को हरा सकता है कुछ चीज़ों में, वहीं दूसरी तरफ एक 16,000 CPU वाला सुपर कंप्यूटर एक 4 साल के बच्चे को नहीं हरा पाया। तो हम ये कह सकते हैं कि ना तो एक कंप्यूटर इंसानों से ज़्यादा पावरफुल होता है, ना इंसान कंप्यूटर से। दोनों बस बहुत ज़्यादा अलग हैं एक दूसरे से, और हम कंप्यूटर्स की मदद से ज़्यादा जल्दी काम कर सकते हैं। ये हो गई सप्लाई साइड की बात। अब डिमांड साइड पे फ़र्क देख लीजिए। कंप्यूटर्स इंसानों की तरह महंगा डिनर करने के लिए या बड़ा घर खरीदने के लिए काम नहीं करते। उनको सिर्फ थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो जब भी हम एक नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हमें एक सुपर इंटेलिजेंट पार्टनर मिलता है जो हमसे रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन नहीं करेगा और चुपचाप अपना काम करेगा। सही से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ही एक तरीका है जिसकी मदद से हम इस कंपटीशन से बाहर निकल सकते हैं। और जैसे जैसे समय के साथ कंप्यूटर्स और पावरफुल बनते जाएंगे, ये इंसानों को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि उनका साथ देंगे, उन्हें और पावरफुल बनाएंगे। पीटर थिल बताते हैं कि कंप्यूटर्स और ह्यूमंस की ये रिलेशनशिप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जरिया है बड़े बिजनेसेस बनाने का, और ये चीज़ वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। मिड 2000 में .com क्रैश से बचने के बाद पेपैल की ग्रोथ तेज़ी से हो रही थी,
लेकिन पीटर थील के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पेपैल में ये लोग हर महीने $10 मिलियन का नुकसान झेल रहे थे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के चलते। क्योंकि पेपैल पे हर मिनट हजारों ट्रांजैक्शंस होती थी, तो ये पॉसिबल नहीं था कि उन सभी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जाए, उन्हें रिव्यू किया जाए। कोई भी क्वालिटी कंट्रोल टीम इतनी तेजी से काम नहीं कर सकती थी। तो इन लोगों ने वही किया जो कोई भी इंजीनियर करता। इन्होंने एक ऑटोमेटिक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करी। सबसे पहले मैक्स लेवचिन ने मैथमेटिशियंस की एक टीम बनाई ताकि वो इन फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स को अच्छी तरीके से स्टडी करें। फिर इन्होंने उन डिटेल्स को पढ़ा और एक सॉफ्टवेयर बनाया जो तुरंत ऐसे फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को पकड़ ले और उन्हें कैंसिल कर दे। लेकिन ये सॉल्यूशन भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो चोर बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे और फ्रॉड करने के नए नए तरीके ढूंढ लेते थे। फिर मैक्स और बाकी इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया और हाइब्रिड अप्रोच अपनाई। उन्होंने फिर से कोड लिखा ताकि इस बार कंप्यूटर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को सिर्फ हाईलाइट करे। फिर ह्यूमन ऑपरेटर्स उन ट्रांजैक्शंस को रिव्यू करते थे और अगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगता था तो वो उसे कैंसिल कर देते थे। इस हाइब्रिड सिस्टम को इन लोगों ने आइगर नाम दिया था क्योंकि आइगर नाम के एक रशियन फ्रॉडस्टर ने इनको चैलेंज किया था कि ये लोग उसका फ्रॉड कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और साथ ही साथ पेपैल ने भी अपना पहला प्रॉफिट दिखाया था 2002 में। ये सिस्टम इतना अच्छा था कि FBI ने भी इनसे आइगर यूज करने के लिए मांगा था ताकि FBI भी फाइनेंशियल क्राइम्स पकड़ पाए। इस एक मैन मशीन सॉल्यूशन ने पेपैल को फेल होने से बचाया और हजारों स्मॉल बिजनेसेस की ऑनलाइन पेमेंट लेने में मदद करी। 2002 में पेपैल को बेचने के बाद भी पीटर थील इस बारे में सोचते रहे कि अगर एक मैन मशीन सॉल्यूशन इतने अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है तो और किस तरीके के बिजनेसेस बनाए जा सकते हैं इसी कोर प्रिंसिपल पे। और फिर अगले ही साल पीटर थील ने एलेक्स कार्प और स्टीफन कोहेन को अपना नया स्टार्टअप आइडिया पिच किया। इनका प्लान था कि ये लोग पेपैल के उस ह्यूमन कंप्यूटर हाइब्रिड अप्रोच का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो टेररिस्ट नेटवर्क्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स को पकड़ पाएगा। तो फिर इन्होंने 2004 में पैलेंटीर की शुरुआत करी। 2014 तक पैलेंटीर $1 बिलियन का रेवेन्यू करने लगा और फोर्ब्स ने पैलेंटीर के सॉफ्टवेयर को किलर ऐप का नाम दिया था क्योंकि पैलेंटीर ने US गवर्नमेंट की मदद करी थी ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में। पीटर थील बताते हैं कि अमेरिका में 2 बड़ी स्पाई एजेंसीज हैं, NSA और CIA। CIA में ऐसे जासूस काम करते हैं जो ह्यूमंस पे भरोसा करते हैं और ह्यूमंस का इस्तेमाल करके अपने ऑपरेशंस चलाते हैं। लेकिन NSA में ऐसे जनरल्स काम करते हैं जो कंप्यूटर्स पे भरोसा करते हैं और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके अपने ऑपरेशंस चलाते हैं। अब CIA के एनालिस्ट के पास इतना सारा काम होता है कि वो बड़े थ्रेट्स का पता ही नहीं लगा पाते और NSA के कंप्यूटर्स खूब सारा डेटा तो प्रोसेस कर पाते हैं लेकिन ये पता नहीं लगा पाते कि कोई एक आतंकवादी हमला प्लान कर रहा है या नहीं। बस पैलेंटीर इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। पैलेंटीर का सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट से मिले फोन रिकॉर्ड्स को, बैंक अकाउंट डिटेल्स को एनालाइज करता है और सस्पिशियस एक्टिविटीज को हाईलाइट कर देता है जिन्हें बाद में एक ट्रेंड ह्यूमन एनालिस्ट रिव्यू करता है। हाँ, ये जरूर है कि एडवांस सॉफ्टवेयर की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, लेकिन जितना जरूरी पैलेंटीर का बनाया सॉफ्टवेयर है उतने ही जरूरी वो ट्रेंड ह्यूमन एनालिस्ट, साइंटिस्ट और फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं जिनकी मदद के बिना वो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं। ऐसे ही जो भी नई टेक्नोलॉजीज लॉ में, मेडिसिन में, एजुकेशन में आएंगी वो इंसानों को रिप्लेस नहीं करेंगी बल्कि उन्हें और ज्यादा काम करने में मदद करेंगी। इस चीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिंक्डइन। 2003 में जब लिंक्डइन की शुरुआत हुई थी तो फाउंडर्स का ये एम नहीं था कि वो रिक्रूटर्स को रिप्लेस कर दें, बल्कि वो रिक्रूटर्स की मदद करना चाहते थे। रिक्रूटमेंट करना आधा सेल्स और आधा डिटेक्टिव का काम है। आपको एप्लीकेंट की हिस्ट्री ढूंढनी होती है, उसके मोटिव्स देखने पड़ते हैं, साथ ही साथ कंपैटिबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है और अगर कैंडिडेट पसंद आ गया तो उसे थोड़ा बहलाना भी पड़ता है ताकि वो आप ही की कंपनी ज्वाइन करे। क्या ये सारे काम एक कंप्यूटर कर सकता है? जी नहीं। और ये चीज लिंक्डइन के फाउंडर्स को पता थी, तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो रिक्रूटर्स की मदद करे। आज 97% रिक्रूटर्स लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं नए कैंडिडेट्स ढूंढने के लिए और करोड़ों प्रोफेशनल्स लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं अपना पर्सनल ब्रांड मैनेज करने के लिए। तो अगर लिंक्डइन ने सीधा रिक्रूटर्स को रिप्लेस करने की कोशिश की होती तो लिंक्डइन आज होता ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि अगर हमारे पास ऑलरेडी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं
तो फिर लोग क्यों बोलते हैं कि एक दिन एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। इस सोच की शुरुआत होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहां स्टूडेंट्स को ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने को बोला जाता है जो ह्यूमंस को किसी काम में रिप्लेस कर दें। और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको अपने पेपर पब्लिश करने होते हैं अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए। तो IBM के बनाए हुए वॉटसन और डीप ब्लू जैसे सुपर कंप्यूटर्स अच्छे हैं, आजकल के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स भी अच्छे हैं, लेकिन फ्यूचर की सबसे बड़ी कंपनियां इस आइडिया पे नहीं बनेंगी कि वो कैसे ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती हैं, बल्कि इस आइडिया पे बनेंगी कि वो कैसे ह्यूमंस की मदद कर सकती हैं बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। कंप्यूटिंग का फ्यूचर अननोन है। हम हर रोज एक से एक नई टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं और जिस दिन कंप्यूटर्स हमारे हर सवाल का जवाब देने लगेंगे, वो हमसे ये भी पूछेंगे कि उन्हें हमारी बात क्यों माननी चाहिए। लॉजिकली इस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग एआई कहा जाएगा, जब कंप्यूटर्स इंसानों से हर चीज में बेहतर होंगे। ये दृश्य हर किसी को डराता है क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एआई ह्यूमैनिटी को बचाएगा या तबाह कर देगा। तो अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग एआई बनाया भी जा सकता है तो भी ये क्लियर नहीं है कि ये कब तक बन पाएगा। तो हमें कल की चिंता में अपने आज को खराब नहीं करना चाहिए। जहां एक तरफ ल्यूडाइट्स चाहते हैं कि हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाए ही नहीं, फ्यूचरिस्ट कहते हैं कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्कुल बनानी चाहिए। लेकिन इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स के बीच में जगह है समझदार लोगों के लिए कि वो एक बेहतर दुनिया बनाएं। और जिस हिसाब से हम कंप्यूटर्स को यूज करने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं दिन पे दिन, कंप्यूटर्स इससे सिर्फ उन चीजों में बेहतर नहीं बनेंगे जो इंसान करते आए हैं सालों से, बल्कि वो हमारी इम्पॉसिबल चीजें करने में भी मदद करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है 0 to 1 का 12वां चैप्टर। अगले चैप्टर का लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, तो उसे जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।